सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिकर्जन के बारे में। अब ये रिकर्जन जो हमारा टॉपिक है ये फंक्शन से रिलेटेड है, यानी कि हमें अगर फंक्शन के बारे में जानकारी है थोड़ा बहुत तो हम रिकर्जन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शन के बारे में अगर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हमें रिकर्जन में। लेकिन ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत। जब भी आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वहाँ पे फंक्शन का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये फंक्शन से रिलेटेड है तो इसलिए थोड़ा सा हार्ड भी माना जाता है। लेकिन हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, अगर हम सही अप्रोच फॉलो करते हैं तो। यहाँ पे जो रिकर्जन होता है, जिस तरह से फंक्शन के अंतर्गत हमारी कॉलिंग होती है कि फंक्शन के बॉडी के अंदर कुछ हम स्टेटमेंट रख देते हैं, फिर अगर हमें प्रिंट कराना उन्हें तो हमें उसे कॉल करना पड़ता है। अभी फंक्शन क्यों आया है, मान लो कि हमें बार बार कोड लिखना पड़ रहा है, कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो 2 नंबर को सम कराना है। अब 2 नंबर को सम कराना है, पहले तो हमने एक स्टेटमेंट का यूज कर दिया, 2 नंबर का सम यहाँ पे हो गया। फिर हमें फिर से अगेन जब थोड़ी दूर कोड के बाद हमें फिर से पता चला नहीं फिर से भी सम कराना है, फिर से हम पूरा कोड लिखना पड़ेगा सम कराने के लिए। फिर कुछ देर हम कोड किए अपने कुछ दूर तक, फिर बाद में कुछ लाइन कोड के बाद फिर से हमें पता चला कि फिर से हमें सम कराना है 2 नंबरों का। तो इस तरह से हमें बार बार पूरा सम का कोड लिखना पड़ता है। लेकिन अगर फंक्शन का यहीं पे यूज करते हो तो बार बार हमें क्या करना होगा, कॉल कराना पड़ेगा। जो हम कोड लिख रहे हैं बार बार इसका सम करने का, ये सारा काम हमें नहीं करना होता है अगर हम फंक्शन का यूज करते हैं तो इसी से रिलेटेड हमारा कुछ ये रिकर्जन है। तो उसके अंतर्गत भी कॉल होता था, यहाँ पे भी कॉलिंग होने वाला है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है रिकर्जन का, रिकर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है। यानी कि फंक्शन जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो स्टेटमेंट के बाहर, यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई स्टेटमेंट यहाँ पे बनाया, ये फंक्शन हमारा बन गया और यहाँ पे इसकी बॉडी स्टार्ट है, यहाँ पे अपने कुछ स्टेटमेंट रख दिए। अब यहाँ पे ये हमारा बॉडी क्लोज हो गया कुछ इस तरह से। जब भी हम फंक्शन में कॉल करते हैं तो जो भी जिस नाम का फंक्शन बनाया हो उसी नाम से आपको कॉल करना होता है इस तरह से कुछ, तभी यहाँ पे जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसे आप प्रिंट करा सकते हैं। जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक वो प्रिंट नहीं होता, मतलब आउटपुट नहीं होता है। यही कुछ कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारा क्या है, जो रिकर्जन है और फंक्शन में अंतर क्या है, ये क्या करता है खुद को कॉल नहीं करता है। फंक्शन क्या करता है, खुद को कॉल नहीं करता। लेकिन रिकर्जन के अंतर्गत क्या होता है, जिस नाम का फंक्शन होता है वो खुद को ही बार बार कॉल करता रहता है। क्या करता है, खुद को ही बार बार कॉल करता रहता है। वही चीज यहाँ पे कुछ थ्योरी के फॉर्म में आप लोग समझ सकते हैं। रिकर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है। इस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। अब ऐसा फंक्शन जो खुद को ही बार बार कॉल करे वो हमारा रिकर्जन फंक्शन कहलाता है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार की फंक्शन कॉल को, जो हमारी फंक्शन कॉल हो रही है इसमें, इस प्रकार की फंक्शन कॉल को रिकर्सिव कॉल्स कहा जाता है। रिकर्जन में बहुत सारे रिकर्सिव कॉल्स होती हैं। अब मान लो कि कुछ हम कॉल कर रहे हैं, फिर बहुत ज्यादा हमारे फंक्शन बने हुए हैं, बहुत सारे उसमें रिकर्सिव कॉल होंगी। तो इन्हें रोकने के लिए भी हमारे पास कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए। तो वही चीज में बताया गया कि रिकर्जन में बहुत सारे रिकर्सिव कॉल्स होती हैं, इसलिए इसको टर्मिनेट करने के लिए टर्मिनेट कंडीशन का प्रयोग करना आवश्यक है। अगर हम टर्मिनेट कंडीशन का यूज नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट तक कॉल ही होता रहेगा, इससे हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा कोड खराब हो सकता है। तो ये है हमारा कि इसे टर्मिनेट करने की भी हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। तो ये कुछ इसके रूल्स हैं। रिकर्जन पहले क्या है, हमारा समझ में आ गया कि रिकर्जन क्या होता है, कि खुद को ही बार बार कॉल करता रहता है। अब किस तरह से कॉल करता है भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फिर दूसरा क्या है कि इसमें जो भी कॉलिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव कॉल्स कहा जाता है। फिर जो भी इसमें कॉल हो रहा है उसे रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, टर्मिनेट कंडीशन का यूज करना होता है। क्या करना होता है, टर्मिनेट कंडीशन का यूज करना होता है अपने कॉलिंग को रोकने के लिए। फिर इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रिकर्जन को हम सभी प्रॉब्लम पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें सब में हम रिकर्जन का यूज कर लें, तो ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। हमें कुछ प्रॉब्लम में अप्लाई करना है रिकर्जन को जहां पे यूज होते हैं। तो बताया जा रहा है कि रिकर्जन को हम सभी प्रॉब्लम पर अप्लाई नहीं कर सकते, परंतु इसका प्रयोग करके हम कुछ प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कौन सी प्रॉब्लम है ये आप उसे समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया सॉर्टिंग, क्या हो गया, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ट्रेवर्सिंग। इस तरह की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इन्हें हम रिकर्जन की हेल्प से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा रिकर्जन था कि ये जो खुद को कॉल करता रहता है, यहाँ से हम समझ सकते हैं आप लोग। फिर इसमें जो भी कॉलिंग होती है उसे बोलते हैं हम रिकर्सिव कॉल्स, और इसे कुछ रोकने के लिए हम टर्मिनेट कंडीशन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल ये है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना है कि यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है, फिर इसकी कुछ बॉडी बनी हुई है और यहाँ पे कुछ अपने स्टेटमेंट रखे रहते हैं। स्टेटमेंट में कुछ यहाँ पे कंडीशन हो सकती है या फिर कुछ प्रिंट हो सकता है, कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है हमारा। इस ब्रैकेट के अंदर हमारे क्या रखे हैं, ये स्टेटमेंट रखे हुए हैं। फिर बाद में यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा दिया गया है। यहाँ से आप लोग समझ पा रहे हो कि जो हमारे फंक्शन है यहाँ पे खुद को ही कॉल करा रहा है। हमको फंक्शन बना है यहाँ पे खुद को ही कॉल करा रहा है। ये हो गया हमारे रिकर्जन का ही कंडीशन हो गई। अब इस तरह की जो हो रहा है कि यहाँ पे केवल एक ही फंक्शन बना है और एक ही को यहाँ पे कॉल कराया जा रहा है, तो इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट रिकर्जन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट रिकर्जन। मतलब जिस नाम का फंक्शन बना है डायरेक्ट हमने उसी को ही कॉल करा दिया। क्या कर दिया,
उसी को ही कॉल करा दिया, तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, इसे डायरेक्ट रिकर्जन बोलते हैं। लेकिन यहीं पे अगर खुद को कॉल ना करके दूसरे फंक्शन को कॉल करें, जैसे कि सेकंड एग्जांपल यहाँ आप लोग देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या बना हुआ है कि फंक्शन 1 नाम का हमारा फंक्शन बना है, इसके बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट रखे हैं, फिर इसने क्या किया है, fun2 को कॉल कराया। किसे कॉल कराया? fun2 को। अब fun2 तो यहाँ पे है नहीं, ये fun1 है। fun2 कहाँ पे बना है? यहाँ पे बना है ये वाला फंक्शन। तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि यहाँ पे दूसरे फंक्शन को कॉल कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? दूसरे फंक्शन कॉल कराया जा रहा है। अब जो हमारा दूसरा फंक्शन यहाँ पे बना है, इसके अंतर्गत इस वाले फंक्शन को कॉल कराया जा रहा है। तो इस तरह की जो सिचुएशन बनती है, इसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट रिकर्जन। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट रिकर्जन। तो यहाँ पे दो तरह से आप लोगों ने रिकर्जन देखा। जो डायरेक्ट अपने आप को खुद को कॉल करता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट रिकर्जन। तो जो डायरेक्ट कॉल ना करके इनडायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, यानी कि पहले हमारे ये फंक्शन है, इसके अंतर्गत किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कराया गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन बना इसके अंतर्गत हमने पहले वाले को कॉल करा लिया। इस तरह से यहाँ पे देखें कुछ डायरेक्ट कॉलिंग नहीं हो रही है, कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, जो एक के अंदर दूसरे कॉल किया जा रहा है, फिर दूसरे के अंदर पहले कॉल किया जा रहा है। तो इस तरह का रिकर्जन हमारा जो कहलाता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन। ये रिकर्जन के हमारे टाइप्स के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो दो टाइप यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि डायरेक्ट रिकर्जन हो गया और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट रिकर्जन। अब इसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि रिकर्जन रियल में आखिर है क्या। इससे पहले हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंतर्गत दो प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? पहला है बेस प्रॉपर्टी और दूसरा है प्रोग्रेसिव अप्रोच। इनका मतलब क्या है रियल में? जैसे कि आप लोगों ने बताया, जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्या होता है कि जो कॉल कराते हैं फंक्शन को, तो कुछ इसकी लिमिटेशन हमें बताई जाती है इनके अंतर्गत कि इस कंडीशन पे आने के बाद हमें जो भी कॉलिंग हो रही है रुक जाए। मतलब जो भी हमारी कॉलिंग हो रही बार बार होती जा रही है, तो इस कंडीशन के आने के बाद रुक जाए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनके बेस क्राइटेरिया के रूप में और प्रोग्रेसिव अप्रोच के रूप में। ठीक है। अब यहाँ पे अगर रियल में बात करें कि रिकर्जन रियल में किस तरह से काम करता है, तो यहाँ पे इस एग्जांपल के माध्यम से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे आप लोगों को एक मेन फंक्शन दिख रहा होगा, आप लोगों ने सी लैंग्वेज के अंतर्गत इसे बनाया होगा, मतलब इससे परिचित होंगे, ऐसा नहीं कि पहली बार देख रहे हैं। ये हमारा मेन फंक्शन हो गया और इसके बॉडी के अंदर ये इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट है और दूसरी बॉडी यहाँ पे क्या है? क्लोज है। तो इसके बॉडी के अंदर ये सारा काम हो रहा है। ये देखिए, ये सारा काम इसके बॉडी के अंतर्गत हो रहा है, मतलब कि मेन आदमी हमारा ये है, इसके अंदर ये सारे, इसके अंडर में ही सारा काम कर रहे हैं, जो भी सारी स्टेटमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं। मेन फंक्शन ये हो गया और इसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पे बना है, ये एक फंक्शन हमारा ये बना हुआ है फन नाम का। और यहाँ पे देखिए दो बार कॉल हो रहा है, एक ये कॉल हो रहा है और दूसरा कहाँ पे हो रहा है कॉल? यहाँ से देखिए यहाँ पे ये। अब किस तरह से कॉल हो रहा है, किस तरह से वर्क करेगा, मैं यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है? मेन फंक्शन है और इसके आगे नीचे क्या है हमारा? जस्ट कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। फिर हमने क्या किया? के नाम का एक वेरिएबल ले लिया। क्या किया है? के नाम का एक वेरिएबल ले लिया है जिसका डेटा टाइप क्या है? इंट। मतलब इसमें इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होने वाली है, इसके डेटा टाइप से हमें पता चल रहा है। फिर बाद हम जैसे नेक्स्ट लाइन पे आए, यहाँ पे मिल गया हमें फंक्शन का कॉलिंग, मतलब फन नाम के फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल कर लिया। ये चीज हमने क्या कर दिया? कॉल कर दिया। तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट के रूप में एक वैल्यू पास हो रही है, जो वैल्यू हमारी 3 है। ये आर्गुमेंट के रूप में क्या हो रही है? वैल्यू पास हो रही है। वैल्यू कौन सी है? 3। ये कहाँ पे पास होगी? ये पास कहाँ पे होगी वैल्यू? यहाँ से जैसे इस लाइन पे आ गया तो इसे मिल गया यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग। अब फंक्शन कॉलिंग मिल गया तो कहाँ पे चला जाएगा? जहाँ पे फंक्शन हमारा बना है। फंक्शन हमारा कहाँ पे बना है? ये यहाँ पे फंक्शन बना है, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंतर्गत फिर से हमारी बॉडी स्टार्ट है, ये बॉडी स्टार्ट है। ठीक है। तो ये जो इसकी बॉडी स्टार्ट है, यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा रहेगा, तो ऐसे लगा लेना। इसकी बॉडी यहाँ पे फिर से स्टार्ट है और इसकी बॉडी स्टार्ट है, इसका मतलब कि ये जो सारा काम है ये इस फंक्शन के अंदर होने वाला है। यहाँ पे जैसे इसे कॉलिंग मिल गया तो अपने आगे मेन फंक्शन के पास यहाँ पे जो इससे रिलेटेड जो फंक्शन है और इसके अंतर्गत फिर यहाँ पे कंडीशन कुछ दी गई है। यहाँ पे एक एस नाम का वेरिएबल लिया गया है जो कि इंट टाइप का है। फिर यहाँ पे कंडीशन दी गई है, यदि ए की वैल्यू एक के बराबर है, यदि ए की वैल्यू हमारी 1 के बराबर है तो क्या हो जाए? ए की वैल्यू रिटर्न हो जाए। क्या हो जाए? ए की वैल्यू रिटर्न हो जाए। नहीं तो अगर ए की वैल्यू हमारी 1 के बराबर नहीं होती है तब आ जाए यहाँ पे डायरेक्ट इस वाली कंडीशन पे। और जैसे इस वाली कंडीशन पे आता है तो फिर से हमें कॉलिंग मिल जाता है। क्या मिल जाता है? फिर से कॉलिंग मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे कॉलिंग मिल गया तो फिर यहाँ पे नहीं आएगा, फिर यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। जैसे कॉलिंग मिल जाता है फिर यहाँ पे कहाँ पहुंच जाएगा? फिर से हमारे यहाँ पे पहुंच जाएगा रियल वाला। तो जैसे इसे कॉलिंग मिलेगा तो फिर से डायरेक्ट कहाँ पे पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। फिर से सेम वही प्रक्रिया फिर से अपनाई जाएगी जब तक यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो जाती या फिर एक ना एक कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो जाती, यहाँ से फिर एग्जिट कर जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक एक करके समझाने वाला हूँ कि किस तरह से मेमोरी पे जाएगा, ये किस तरह से मेमोरी पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे बस ध्यान से समझना है, पूरा रिकर्जन समझ में आ जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा ही हार्ड लगता है रिकर्जन टॉपिक। इससे अक्सर सब डरते रहते हैं
तो इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो अक्सर ये बहुत ज्यादा हार्ड माना जाता है, तो इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। बस ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, बहुत ही अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या हो रहा है, मेन फंक्शन बन रहा है। हमें पता है कि जैसे मेन फंक्शन आता है तो हमारा उसे मेमोरी मिल जाती है, मेमोरी उसे रैम में लोड हो ही जाता है हमारा मेन फंक्शन जैसे उसे मिलता है। तो ये क्या हुआ, हमारा यहाँ पे मेमोरी एक मिल चुकी है। कब मिलेगी, मेन फंक्शन जैसे हमारा उसे मिला तो मेमोरी यहाँ पे हमें डिफाइन हो गई कि ये भाई मेमोरी है, मेन फंक्शन की मेमोरी है। फिर यहाँ पे इसके बाद क्या हो रहा है, इंट के, तो एक यहाँ पे के नाम का वेरिएबल बना है, तो इसके अंतर्गत जो भी हमारी मेमोरी मिली रैम में, जो भी मेमोरी लोड हुई रैम में, तो वहाँ पे के नाम के वेरिएबल के लिए भी एक मेमोरी यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अब हमें पता है कि वेरिएबल के लिए अलग मेमोरी मिलती है और स्टेटमेंट के लिए अलग मेमोरी हमें मिलती है। यहाँ पे मेन यहाँ पे रैम में तो पूरा मेन फंक्शन लोड हो ही गया। अब इसके अंदर ही हमें क्या है, दो स्पेस और भी रहेंगे, एक वेरिएबल का और एक स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट हमारे ये है और वेरिएबल क्या है ये। ठीक है, तो इतना हमारे समझ में आ गया। अब जैसे इस स्टेप के नीचे आए तो यहाँ पे फन नाम का हमें कॉलिंग मिल गया। अब कॉलिंग मिल गया तो हमें पता है कि जैसे कॉलिंग होगा तो कहाँ पे जाएगा, जहां पे रियल हमारा फंक्शन बना हुआ है। अब यहाँ से उठ के डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, इस यहाँ पे रियल फंक्शन कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे आर्गुमेंट के रूप में पास हो रही है जो कि है 3। 3 हमारी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये मिला इसमें, तो फिर से हमारे एक फंक्शन मिल गया। अब फंक्शन के लिए फिर से हमें एक स्पेस मिल गया और रैम में लोड हो जाएगा तुरंत। तो जैसे में इसमें रैम पे लोड होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से आने के बाद जैसे यहाँ पे हमारा फंक्शन इसे मिला तो एक स्पेस फिर से मिल गया, ये वाला स्पेस हमें फिर से मिल गया और ए की वैल्यू हमारी क्या थी, 3। यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू 3 हो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आई और कंडीशन हमारी चेक हुई, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है। और यहाँ पे आए और यहाँ पे कंडीशन हमारी चेक हुई, जैसे इसके अंदर आ गए बॉडी के अंदर, तो ए की वैल्यू क्या 1 के बराबर है, क्या ए की वैल्यू 1 के बराबर है। तो ए की वैल्यू हमारी क्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे 1 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये यहाँ पे नहीं है तो रिटर्न नहीं होगा। फिर क्या होगा, ये यहाँ से आएगा डायरेक्ट अपने यहाँ पे आ जाएगा। अगर ए की वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती, यदि यहाँ पे जो 3 है ये 1 होता तो कहाँ पे चला जाता, इस वाले कंडीशन पे आ जाता। अगर यहाँ पे बराबर है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, इसे स्किप करेगा और आ जाएगा नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में। यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो इसमें इस साइड देखेंगे तो फिर से इसे कॉलिंग मिल जाती है, फिर से इसे कॉलिंग मिल जाती है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले फिर से पहुंच जाता है अपने मेन फंक्शन के पास, यहाँ पे जिसका रियल फंक्शन बना है मेन वाला। तो फिर से यहाँ पे पहुंच गया ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले। अब यहाँ पे ऑपरेशन जैसे ही परफॉर्म करने से पहले यहाँ पे पहुंच गया, फिर से इसे रैम मिल जाएगी, फिर से रैम में इसे मेमोरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे रैम पे मेमोरी मिली, फिर से यहाँ पे देखिए वही चीज हो रहा है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट रखे हैं वो यही चीज रखे हैं, ये वाले कुछ नए नहीं है, यही स्टेटमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं। और जहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट रखा था वो ये वाला स्टेटमेंट रखा है। ठीक है, सिंपल सा। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये लोड हुआ, हमारा कॉल हुआ, तो फिर बाद में यहाँ पे पहुंचा, जैसे यहाँ पे पहुंचा तो फिर से हमें क्या, मेमोरी के अंदर फिर से रैम पे लोड हो गया फंक्शन। जैसे लोड हो गया तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे चेक हुआ, और लेकिन यहाँ पे हमारी क्या थी, ए की वैल्यू दोबारा हम देखेंगे तो ए की वैल्यू हमारी घट के 1 से घट के कितनी हो गई होगी, 2 हो गई होगी। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई यहाँ पे, सिंपल सा। और मेमोरी अभी एक्टिव स्टेट में है, ये सारे क्या हैं, एक्टिव स्टेट में है। ऐसा नहीं है कि इनका काम हो गया तो इनका हट गया, ये सब रिमूव होते जा रहे हैं, पॉप होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा काम एक एक के ऊपर बाद में करते ही चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब ये रिकर्जन का मतलब क्या होगा, पहले कैलकुलेशन करते चला जाएगा, करता चला जाएगा, फिर बाद में जब ये लौटेगा तब पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए लौटेगा। मतलब एक का आउटपुट इसमें रखा जाएगा, फिर दूसरे का, फिर पहले वाले में, फिर पहले वाले का, फिर से उससे पहले वाले में रखा जाएगा, तब जाकर फाइनल आंसर इसमें मिलता है रिकर्जन का। तभी इसलिए हार्ड माना जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा था, मेन फंक्शन जैसे हमें दिख गया तो मेमोरी पे इसे जगह मिल गई, तो यहाँ पे ये हमारा रैम में लोड हो गया। इसके बाद जैसे यहाँ पे आया तो एक फन नाम का कॉलिंग हुआ तो इसका मतलब क्या है, जैसे कॉल क्यों होगा, कॉल इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका फंक्शन डिफाइन होगा। तो डिफाइन कहाँ पे था, यहाँ पे डिफाइन था। और जैसे यहाँ पे आया तो जैसे फंक्शन यहाँ पे दूसरे फंक्शन पहुंचा तो फिर से एक मेमोरी मिल गई, इसे मेमोरी मिल गई, तो मेमोरी मिलते ही इसके अंदर काम होने लगा। यहाँ पे पहुंचे, ए की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर की गई, क्या एक के बराबर है, नहीं है, तो मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया। अब जैसे यहाँ पे आया तो फिर से सब कॉलिंग मिल गया, तो फिर से आप पहुंच गया, और जैसे यहाँ पे पहुंचा फिर से एक रैम में स्पेस मिल गया। इस तरह से हमारा लोड होता चला जाएगा। तब लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या होगी, ऐसे 1 से घट के कितनी हो गई, 2 हो गई। कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर से यहाँ पे पहुंच गया। इसके होने के बाद अब जैसे यहाँ पे पहुंच गया हमारा, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही पहुंच गया तो वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई थी। अब 2 हो गई थी तो फिर से कॉलिंग हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया फिर से अगेन, तो यहाँ पे एक वैल्यू कितनी हो गई, 2, और 2 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जैसे 1 हुआ तो यहाँ पे तो पहुंचेगा ही अभी,
अब यहाँ पे कंडीशन हमारी चेक होगी, क्या एक एक के बराबर है? हाँ, हमारा एक एक के अब बराबर हो गई। अगर एक एक के बराबर हो गई तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी वाली कंडीशन। ट्रू हो गई तो इसका मतलब क्या है? रिटर्न वन। रिटर्न वन, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? वन ही आएगी। तो जब जैसे 2 - 1 करेंगे यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई थी। रिटर्न करेगा एक, और एक कहाँ पहुंच जाएगा? एक कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? एक यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अगर आप यहाँ से भी ना समझे तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सबसे पहले ये लोड हुआ था, ये वाला, ये फिगर के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा, बस इसीलिए फिगर का यहाँ पे यूज किया गया है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है? ये लोड हो रहा है, फिर बाद में जैसे कॉलिंग हुआ तो फिर से अगेन लोड हुआ, फिर जैसे यहाँ पे काम करने के बाद फिर से यहाँ पे कॉलिंग मिल गया तो फिर से अगेन लोड हो गया, फिर बाद में फिर से लोड हुआ, यहाँ पे आ गया, और लास्ट हमारी क्या होगी? ए की वैल्यू -1 होते होते एक पहुंच गई। अब यहाँ पे एक एक के बराबर हो गया तो रिटर्न हमारा क्या होगा? 1 होगा। अभी रिटर्न कहाँ पे होगा? जहां से पहले कॉलिंग हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था हमारा? डायरेक्ट यहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था ना। कॉल होने के बाद अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो कॉल होने के बाद इस पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इस पूरे की जगह हम 1 रख देंगे, और ए की वैल्यू हमारी ऑलरेडी कितनी है? 2। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। और 3 कहाँ पे साइन हो जाएगा? एस पे, और एस यहाँ पे क्या है? स्पेस अभी खाली है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरह से एस की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 3 हो गई। अब क्या हो जाएगा? रिटर्न एस। अब रिटर्न एस कहाँ पे होगा? रिटर्न जहां से पहले कॉल हुआ था। तो डायरेक्ट हम कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे पहुंचेंगे। रिटर्न एस की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 3 हो ही गई। अब यहाँ पे जो भी कॉलिंग था यहाँ पे, तो कॉलिंग यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 3, और रिटर्न जो हमारा हुआ है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया। और 6 कहाँ पे आ जाएगा? एस पे स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल सा, बहुत ही आसान है। 6 यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम इसे सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा कि पहले ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ऐसे रैम लोड हुई, फिर बाद में लास्ट तक हमने लास्ट पॉइंट तक हमारी मेमोरी लोड होती चली गई, रैम में लोड होती चली गई, जैसे जैसे फंक्शन इसे मिलता गया। फिर बाद में जैसे इनका काम खत्म हो रहा है, तब ये क्या हो रहा है? पॉप होते जा रहे हैं। पॉप होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब इनका एक्टिव स्टेट में है, अभी एक्टिव स्टेट में नहीं है। ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे पॉप होते चले जा रहे हैं। अब जब पॉप हो गए तो फिर धीरे यहाँ पे पहुंच गए, और 3 3 यहाँ पे 6 हो गया। तो इसका मतलब फिर से रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न कहाँ पे होगा? जहाँ से पहले कॉल हुआ था। कॉल कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू पहुंचेगी यहाँ पे, तो किस पे साइन हो गई? के पे, और के को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? प्रिंट करा दिया। तो के की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो लास्ट में आप लोगों ने देखा कि पहले जो भी वैल्यू पहले कैलकुलेशन करते चला जा रहा था, ए की वैल्यू हमारी घटती चली जा रही थी। फिर जैसे यहाँ से लौटना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे लौटते हुए वैल्यू को हमारा फाइंड करते हुआ एक एक वैल्यू अंदर रखते चला आया, और फिर बाद में यहाँ पर के की वैल्यू हमारी फाइंड होकर आ गई। तो आप लोगों ने देखा कि फंक्शन के अंदर किस तरह से फंक्शन को कॉल किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे अगर तो कितनी तरह से कॉल किया जा रहा है। एक फंक्शन हमारे ये बना हुआ है, एक बार यहाँ से कॉल किया जा रहा है, फिर बाद में यहाँ से कॉल किया जा रहा है। इसे ध्यान से समझना है आप लोगों को, हो सकता है समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन 2-3 बार आप लोग वीडियो देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने फिगर के माध्यम से समझाने की आप लोगों को कोशिश की है कि किस तरह से फंक्शन रियल में रिकर्जन काम करता है। तो पहले इसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, फिर इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व की, फिर यहाँ से इसे आउटपुट मिलना स्टार्ट हुआ, तो पहले इसे इसने सॉल्व किया, फिर ये जो भी वैल्यू यहाँ पे मिली इसे, तो जहां से पहले कॉल हुआ तो उस पूरे जगह में इसकी वैल्यू रख दी गई। फिर बाद में हो गई यहाँ पे 3, एस की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ पे फिर से रिटर्न हुआ। रिटर्न कहाँ पे होगा? जहां से पहले कॉल हुआ था, और कॉल कहाँ से हुआ था? यहाँ से कॉल हुआ था। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, और पहले से हमारी एक वैल्यू कितनी है? 3। इन दोनों का सम हुआ तो कितना हो गया? 6। तो 6 हमारा कहाँ पे हो गया? एस की जगह में हमारी यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो गई, जो भी मेमोरी हमें मिली थी वेरिएबल पे। अब ये 6 कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? जहां से पहले कॉल हुआ तो वहीं पहुंचेगा। कॉल कहाँ से हुआ था? यहाँ से हुआ था, तो डायरेक्ट वैल्यू कहाँ पहुंच गई? यहाँ पे पहुंच गई। अब यहाँ पे जो 6 यहाँ पे वैल्यू पहुंच गई, कहाँ पे साइन हो जाएगी? अब के पे, इस पूरी जगह वैल्यू क्या पहुंच गई? 6। अब के पे असाइन होने के बाद क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे हमने के को प्रिंट करा दिया है, और के यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 6। इस तरह से हमारी जो भी वैल्यू है रिकर्जन की हेल्प से इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पॉइंट कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहे होंगे। 2-3 बार वीडियो को देखना बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे से, तो ये तो बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। अगर फंक्शन नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछो किस तरह का किसका प्रोग्राम बना हुआ है, ये नेचुरल नंबर का प्रोग्राम बना हुआ है। किसका? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर मतलब अब नेचुरल नंबर का सम हो रहा है यहाँ पे 1 2 3, मतलब जो 1 से स्टार्ट हो रही है हमारी 1 2 3, हमारी यहाँ पे 3 वैल्यू का हमने देखा है, यहाँ पे 3 वैल्यू यहाँ पे लिए, मतलब कि 3 2 + 1, 3 2 5 1 6। ये नेचुरल नंबर का प्रोग्राम बने, इसलिए हमारे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे 3 की जगह हम कोई और भी नंबर रख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिकर्जन, बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। बस 2-3 बार आपको इसके रिवाइज करना है। अब यहाँ पे जैसे फंक्शन एक दूसरे पे कॉल हो रहा था कि पहले ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये दूसरे पहुंच रहा है, फिर ये वाला फंक्शन कॉल होकर इस वाले जगह पहुंच रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा था हमारा। अब इसी चीज को हम अगर स्टैक में अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, कुछ यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन है, इसे देख सकते हैं यहाँ पे।
सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन ये वाला कॉल हो रहा है, फिर उसके बाद ये वाला हो रहा है, फिर वाला हो रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें सॉल्व होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे जाएगा, और इसमें रिजल्ट होने के बाद फिर यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह से कुछ आउटपुट आता है इसका रिकर्जन का। तो यहाँ पे अगर स्टैक इंप्लीमेंटेशन देखें तो ये हमारा कुछ स्टैक बना हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो इसके अंतर्गत पुश हो रहा है वो फंक्शन पहले वाला पुश हो रहा है, फिर इसके बाद कौन सा हो रहा है, कॉलिंग होने के बाद फन ये वाला हो रहा है सेकंड वाला, फिर बाद में कौन सा हो रहा है, फन n-2। इस तरह से हम यहाँ पे कॉल करते जा रहे हैं एक दूसरे को। अब इसका जो आउटपुट आएगा तो कैसे आएगा, पहले ये वाली प्रॉब्लम पूरी सॉल्व होगी, ये वाली सॉल्व होने के बाद इसमें कुछ इसका आंसर आएगा, ये वाला आंसर यहाँ पे रख दिया जाएगा, फिर इसमें कुछ आंसर आएगा, फिर ये वाला आंसर यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब ये जैसे जैसे अब जब जैसे यहाँ पे लौटना स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से, ये पॉप होते जाते हैं, क्या होते जाते हैं, ये पॉप होते जाते हैं, मतलब रिमूव होते जाते हैं जैसे जैसे इनकी कैलकुलेशन पूरी फाइंड हो जाती है। लेकिन पहले से ये रिमूव नहीं होते, क्या होता है, पहले से रिमूव नहीं होते, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये वाला जैसे ही से मिला तो कॉल कर दिया, कॉल कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये एक्टिव स्टेट में है, अभी ये कोई भी इसका रिमूवेशन नहीं हुआ, मतलब पॉप नहीं हुआ है। जब तक ये पूरा पूरा कैलकुलेशन हमारे फाइंड नहीं हो जाता तब तक ये पॉप नहीं होगा। ये होता है कुछ इस तरह से स्टैक के अंतर्गत इंप्लीमेंटेशन ये रिकर्जन का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे रिकर्जन जो होता है कितने टाइप के होते हैं। रिकर्जन हमारे मेनली अगर बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है टेल रिकर्जन, फिर हमारा सिंगल रिकर्जन, दूसरा होता है मल्टीपल रिकर्जन और इनडायरेक्ट रिकर्जन। तो एक तरह से हम समझे तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिकर्जन हमने इससे पहले देख लिया था थोड़ा बहुत। इसके बाद जो हमारा आ जाता है टेल रिकर्जन, तो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि पहले रिकर्जन ही समझ में आना चाहिए, फिर तो ये सारी चीज समझ में आ ही जाएंगे। अगर टेल रिकर्जन की अगर बात करें तो यदि एक रिकर्जिव फंक्शन खुद को कॉल करता है और यह रिकर्जिव कॉल फंक्शन का अंतिम स्टेटमेंट है तो इसे टेल रिकर्जन कहते हैं। मतलब ऐसा कोई फंक्शन, रिकर्जिव फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है और सबसे लास्ट में भी है तो इसे हम बोलते हैं टेल रिकर्जन बोलते हैं। ये देखिए सबसे अंतिम स्टेटमेंट है तो इसे क्या बोलते हैं, टेल रिकर्जन बोलते हैं। इस रिकर्जिव कॉल के बाद फंक्शन कुछ भी परफॉर्म नहीं करता है, तो इसके कुछ कंडीशन है हमारी टेल रिकर्जन की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है सिंगल रिकर्जन। इस प्रकार के रिकर्जन में केवल एक ही रिकर्जिव कॉल होती है, जैसे कि हमने डायरेक्ट में देखा था। तो डायरेक्ट का ये भी नाम सकते हैं कि डायरेक्ट का ये दूसरा नाम है। क्या है, डायरेक्ट का ये दूसरा नाम है। तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, इस प्रकार के रिकर्जन में केवल एक ही रिकर्जिव कॉल होती है। थर्ड हमारा आ जाता है मल्टीपल रिकर्जन। इस प्रकार के रिकर्जन में बहुत सारे रिकर्जिव कॉल्स होती है। क्या होती है, बहुत सारे रिकर्जिव कॉल्स होती हैं। जो हमारा आ जाता है इनडायरेक्ट रिकर्जिव कॉल, तो इसमें क्या होता है, यह रिकर्जन तब घटित होता है जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है जिसके कारण उसे ओरिजिनल फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो जैसे कि हमने इनडायरेक्ट रिकर्जन में देखा था कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन कॉल कर रहा था, वही चीज है यहाँ पे। हम लोगों ने देख लिया कि टाइप्स ऑफ रिकर्जन कितने टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, टेल रिकर्जन, सिंगल रिकर्जन, मल्टीपल रिकर्जन और दूसरा है हमारा लास्ट वाला जो चौथा है वो है इनडायरेक्ट रिकर्जन। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रिकर्जिव फंक्शन है। तो अभी क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन तो हो ही रहा था, रिकर्जिव फंक्शन एक पॉइंट आ जाता है। एक रिकर्जिव फंक्शन जो है वह टास्क को सब टास्क में डिवाइड करता है। फंक्शन के अंदर भी वही काम होता था, छोटे छोटे फंक्शन में बना दिए जाते थे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वही चीजें यहाँ पे कि एक रिकर्जिव फंक्शन जो है वह टास्क को सब टास्क में डिवाइड करके परफॉर्म करता है। इसमें एक टर्मिनेट कंडीशन को डिफाइन किया जाता है, जब रिकर्जन रुक जाता है तो यह फंक्शन रिजल्ट को रिटर्न कर देता है। टर्मिनेट कंडीशन का यूज इसीलिए किया जाता है अपने फंक्शन को कॉलिंग को रोकने के लिए, तो जिससे कि हमारा ये रुक जाए और हमारा कुछ आउटपुट आ जाए। ये हमारा रिकर्जिव फंक्शन। अब यहाँ पे रिकर्जिव के हेल्प से, रिकर्जन के हेल्प से हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से पहली प्रॉब्लम हमारी फैक्टोरियल, हैविंग सीरीज और टावर ऑफ हेनोई। इस जो टावर ऑफ हेनोई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है 5 मार्क्स के अंतर्गत। तो फैक्टोरियल और हैविंग सीरीज तो हमारी इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ हमारा जो टावर ऑफ हेनोई है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आपके पूछा जाता है, तो इसे बहुत ध्यान से समझना। तो फैक्टोरियल तो पहले से परिचित है, हैविंग सीरीज भी आप लोगों ने सी लैंग्वेज के अंतर्गत पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े तो मैं भी समझाने वाला हूँ, तीनों चीजों डिटेल में समझेंगे बहुत अच्छे से। तो फैक्टोरियल की अगर बात करें यहाँ पे, तो फैक्टोरियल की अगर बात करें तो फैक्टोरियल में पता है कि कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। मान लो कुछ यहाँ पे नंबर दे दिया गया कि 3 का हमें फैक्टोरियल निकाल के बताओ, तो हमें पता है कि क्या होता है 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। अब सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 3 का रिजल्ट निकल के आ जाएगा। कुछ इस तरह से होता है फैक्टोरियल के अंतर्गत। वही इसमें बताया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to n इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ n। ये इसका कुछ डेफिनेशन है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला डिफाइन है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ n के आपको फैक्टोरियल निकालना है तो 1 2 3 4 n तक हमें जाना है मल्टीप्लाई करते हुए। अगर इसी चीज को हम इस रूप में देखें तो इसी ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n के लिए पहले n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2, तो इस तरह से कुछ घटते हुए क्रम में चला जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे कुछ
आंसर आ जाता है। ये कुछ फैक्टोरियल के यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि फैक्टोरियल 1 का हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा तो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 ही होगा ना, तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है 1 मल्टीप्लाई 2। अब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमें फाइंड करना हो तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, कुछ इस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अपोजिट फॉर्म में रखा हुआ है, तो इन दोनों का मतलब समझा रहा हूँ कि ऐसा भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो हमारा फैक्टोरियल निकल के आ गया। अब यहीं पे 4 का हमें निकालना हो तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो पूरा पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे फाइंड होने के बाद हमारा ये रिजल्ट निकल के आ गया 24। अब इसी चीज को हम ऐसे भी रख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सब मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। तो दोनों में यहाँ पे देखें तो दोनों का आंसर हमारा क्या हो रहा, एकदम 24 ही आ रहा, सेम ही आ रहा है फैक्टोरियल 4 का, चाहे जिस भी तरीके से हम इसे कर ले, वही चीज यहाँ पे हो रहा है। अब अगर इसी चीज को हम रिकर्जनली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से रिकर्जन में ये सॉल्व होता है, तो हम उसी फॉर्म में उसी स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला जाए तो कैसे कर सकते हो आप, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ऐसे कुछ कर सकते हो। तो क्या हम इस पूरे की जगह में फैक्टोरियल 3 रख सकते हैं, क्या हम इस पूरे की जगह फैक्टोरियल 3 रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। वही चीज यहाँ पे हो रहा है, फैक्टोरियल 4 पे 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमें निकालना होगा तो 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हमें निकालनी होगी तो फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमें निकालनी होगी तो फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमें क्या पता है, 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। अब अगर हम 0 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू अगर हम इसके जगह में रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 मल्टीप्लाई 1 ही तो आएगा यहाँ पे। अगर 1 यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 आया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हम अगर यहाँ पे रख देते हैं, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 की वैल्यू अगर यहाँ 1 यहाँ पे रख देते तो कुछ इस तरह से इसका रिजल्ट आ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो आप लोग देख पा रहे होंगे पहले हमने कुछ इस तरह से फॉर्म में यहाँ तक फॉलो किया। अब हम जब लौट रहे हैं तो लौटते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लौटते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दूं, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दूं तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा 6। अब जो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 6 हो गई, यहाँ से देख सकते हैं ये हो गई 6। अब 6 को उठा के हम कहाँ रख देंगे, फैक्टोरियल 3 की जगह में, फैक्टोरियल 3 की जगह में यहाँ पे हमने रख दिया 6 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा 24। इस तरह से हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हमारी बहुत ही आसानी से रिकर्जली निकल के आ जाएगी, जो कि निकल के आ रही है हमारी 24। तो इस सारे प्रॉब्लम को रिकर्जिव के हेल्प से अगर सॉल्व करें तो इस तरह से इसमें सॉल्यूशन होता है। तो पहले सॉल्व करते हुए जाता है, फिर बाद में आउटपुट देते हुए आ जाता है, ठीक है। तो ये था रिकर्जिव। अब यहाँ पे रिकर्जिव फंक्शन की अगर बात करें तो अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तो अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो यहाँ पे ये वाला अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कह रहा है, n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस 1। n मल्टीप्लाई अगर 4 का हमें निकालना है, किसका हो जाए 4 का निकालना है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई, और फैक्टोरियल किसका है, फैक्टोरियल हमारा n माइनस 1, तो 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। इसका हमें फैक्टोरियल कुछ इस तरह से निकलेगा। तो ये इसका फॉर्मूला है कि n मल्टीप्लाई फैक्ट n माइनस 1, अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, अगर 0 होती है तो डायरेक्ट इसका आउटपुट क्या हो जाए 1 हो जाए, क्या हो जाए डायरेक्ट पूरा पूरा आउटपुट हमारे क्या हो जाए 1 हो जाए। अगर इसी चीज को हम प्रोग्राम की हेल्प से यहाँ पे समझे थोड़ा सा एल्गोरिथम के फॉर्म में, यहाँ पे एक ये चीज है हमारा फैक्ट इंट n हमारा कुछ है यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, इसके अंदर बॉडी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है कि इफ n इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो रिटर्न हो जाए 1, अगर n की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो रिटर्न हो जाए क्या 1, अगर नहीं होती है तो क्या पे आ जाए यहाँ पे हो जाए। और ये चीज का क्या लिखा हुआ है, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन में, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 0 से अगर n की वैल्यू बड़ी होती है तो यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। सिंपल है, कुछ इस तरह से प्रोग्राम बनाए जाते हैं हमारे फैक्टोरियल के अंतर्गत रिकर्सिव की हेल्प से सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस चीज को आप कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझ सकते हैं। इस चीज अगर इसी चीज को हम स्टैक के अंतर्गत इंप्लीमेंट करना होगा तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमारे क्या फैक्टोरियल 4 को हम अपने स्टैक में पुश कर देंगे, तो इसे पुश कर दिया, इसके बाद फैक्टोरियल 3 को हमने पुश कर दिया, फिर आता फैक्टोरियल 2 को भी कर दिया, फैक्टोरियल 1 एंड फैक्टोरियल 0। तो इस तरह से ये पुश करते हुए हम चले गए। अब लेकिन अभी सोल्यूशन नहीं हुआ है, इसका सॉल्व होकर आंसर नहीं आया। अब सोल्यूशन कैसे होगा, अभी कैलकुलेट होगा ये चीज और इसकी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे, फिर इसके कैलकुलेट होने के बाद फिर यहाँ पे वैल्यू आएगी, फिर कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, और यहाँ लास्ट हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और ये एक एक करके पूरे पूरे पॉप होते जाएंगे, क्या होंगे एक एक करके पूरे पूरे पॉप होते जाएंगे, और लास्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ हमारा स्टैक के अंतर्गत भी इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। बस आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रिकर्जन क्या होता है, का स्टैक में इंप्लीमेंट करके
तो आपको कुछ इस तरह से शो कर देना अपने एग्जाम। अब आ जाता है दूसरा हमारा फेवनिक सीरीज, तो इसे हमने कंप्लीट कर लिया फैक्टोरियल। और दूसरा हमारा जो आ जाता है वो है फेवनिक सीरीज। अब फेवनिक सीरीज में आप लोगों को समझा दूं, फेवनिक सीरीज क्या होता है कि अपने से पहले वाले दो नंबरों का सम, अपने से पहले वाले दो नंबरों का सम, यहाँ पे 0 और 1 है। अगर इसे फेवनिक सीरीज में इसका बनाना हो तो 0 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 1 आएगा। अब 1 आया, अब इसका हम यहाँ पे स्पेस हमें फाइंड करना है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो इससे पहले वाले कौन आ रहे हैं, 2 ये आ रहे हैं। अब इन दोनों का सम 1 और कितना हो गया, 2। अब 2 हो गया। अब हमारे नेक्स्ट वाले वैल्यू को फैक्टर वो फेवनिक सीरीज में फाइंड करनी है, तो फिर इसका क्या होता है, दोनों का सम मिला के ये 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। इस तरह से फेवनिक सीरीज हमारी निकल के आती है। मतलब अपने बिफोर दो एलिमेंट को सम करने के बाद हमारी फेवनिक सीरीज हमारी बनती है। फेवनिक सीरीज ये है, तो फेवनिक सीरीज यूजुअली डिनोटेड बाय ये कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है। ये चीज वही एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, 0 1, फिर 1 के बाद हमारे क्या, इन दोनों का सम, दोनों का सम होने के बाद यहाँ पे 1 आ गया रिजल्ट। अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम होने के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा 2। अब इसके बाद क्या होगा, 1 और 2 का सम होगा, तो सम होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर 2 और 3 का सम होगा, फिर कितना आ जाएगा 5। इस तरह से हमारी फेवनिक सीरीज चलती रहती है, ठीक है। अब इससे अगर एरे के अंदर हम डिनोट करते हैं, तो अब इसी फेवनिक सीरीज को हमने क्या कर दिया, एरे के अंदर अपने रख दिया। एरे आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो आप लोगों ने आई होप वीडियो देख लिया होगा। यहाँ पे मैंने एरे के अंतर्गत क्या पूरे पूरे फेवनिक सीरीज को रख दिया, सिंपल सा, ठीक है। अब हमें पता है कि किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं ये। अगर हमें फेवनिक सीरीज 3 का वैल्यू निकालना है, 3 वैल्यू हमारी ये है, तो मतलब क्या है, हम दोनों को सम करेंगे इससे पहले वाले को। तो सम करने को यहाँ पे फॉर्मूला है, तो क्या होगा, फेवनिक 2 प्लस फेवनिक 1, फेवनिक 2 प्लस फेवनिक 1, दोनों को सम करने के बाद हमारा कुछ रिजल्ट आएगा, तो ये आ गया 1 1 मिलाकर 2। अब दूसरे से हमें फाइंड करना है फेवनिक 2, फेवनिक 2 हमारे क्या है ये। अब यहाँ पे फाइंड करना है, तो इन दोनों का सम होगा, इसके पहले वाले का, इन दोनों का सम होगा, तो यहाँ पे दोनों का सम हो रहा है 1 प्लस 0, कितना आ गया 1। तो फार्मूला की बात करें तो यही इसका पूरा फार्मूला है। फिर का मतलब फेवनिक n इक्वल टू फेवनिक n-1 प्लस n-, ये है इसका कुछ फॉर्मूला, जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं, अपने प्रोग्राम में इसका यूज कर सकते हैं। अब इससे रिकर्सिव फंक्शन की बात करें तो रिकर्सिव फंक्शन इसका भी वैसे ही है लगभग, जैसे वहाँ पे हम देख रहे थे इससे पहले वाले फैक्टोरियल में। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी होती थी तब ये वाला फंक्शन वर्क करता था। तो यहाँ पे क्या है, अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर n की वैल्यू, n मतलब नंबर, ये चीज यहाँ पे जो भी दिए गए हैं ये, तो यहाँ पे क्या है, अगर n की वैल्यू 0 से 1 से बड़ी होती है, सॉरी 1 से जैसे बड़ी होती है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। अगर 1 से छोटी है, 1 के बराबर होती है, तो n की वैल्यू वही हो जाए जो पहले से डिनोटेड है। अब मान लो कि हमें क्या करना है, अब फिर 5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फिर 5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू है। अभी तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि कौन सी वैल्यू है, लेकिन हमें अगर इसे फाइंड करना हो तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, उसके लिए कुछ अपना ट्री के फॉर्म में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले, फिर उसके हेल्प से हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन सा एलिमेंट है। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है ये सारी चीजों को। तो ये देखिए, यहाँ पे मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, 5 की। तो यहाँ पे मेरा एक स्ट्रक्चर है 5, मतलब कि मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, यहाँ से देखेंगे हम फॉर्मूला। तो हमारा क्या है 5, मतलब वैल्यू क्या है हमारी 5। अब ये 5 क्या है, 1 से बड़ी है हमारी, क्या है 1 से बड़ी वैल्यू है। तो 1 से अगर बड़ी वैल्यू होती है तो कौन सा अप्लाई होगा हमारा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम रखेंगे 5। यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू रखें, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, 5 - 1 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 2। यहाँ पे वैल्यू क्या हमारी निकल के आ जाएगी, 5 - 1 करेंगे तो 4 प्लस, और 5 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो दो पार्ट में हमारा डिवाइड हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे पहले से स्ट्रक्चर बना दिया है, आप लोगों को क्या करना है, पहले से स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, बस जैसे जैसे वैल्यू मिलती जाए वैसे वैसे स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है 4 + 3, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 4 और 3। तो दो पार्ट में हमारा डिवाइड हुआ। मतलब एक तरह से हम देखें तो यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग ही हो रही है बार बार, बस एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से कॉलिंग हो रही है। लेकिन ऐसा अगर इसका पूरा प्रोग्राम बनेगा तो ऐसे ही कॉलिंग होगा, तब लास्ट में हमारा आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो मेरा 5 था वो दो पार्ट में हमारा डिवाइड हुआ, फिर 4 और फिर 3 यहाँ से जो की वैल्यू ली गई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके लेफ्ट वाले साइड को ही पूरा हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो हम लेफ्ट की तरफ ही आएंगे। अब 5 की वैल्यू कितनी होगी 4। अब नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू कितनी 4। अब 4 हमारा जो है वो 1 से बड़ा है या छोटा है, अगेन हमें चेक करना है क्या 1 से बड़ा है या छोटा है। हाँ, तो 1 से बड़ा नंबर है हमारा, तो फिर से हम इसी पार्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हम अगेन रखेंगे, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 - 1 प्लस, और n - 2 4 - 2, तो कितना निकल के आ जाएगा 3
प्लस 4 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये वाला हमारा 3 एंड सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमारे फिर से लेफ्ट की तरफ ही हमें चलना है, तो फिर से वैल्यू हमारी क्या होगी 3, क्या 3 से बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो फिर से इसी के अंदर हम आने वाले हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2। अब क्या हो गया हमारा 3 माइनस 1 के मतलब 2 प्लस 1, तो कितने पार्ट में हो गया डिवाइड 2 एंड 1, सिंपल है। अब हमें फिर से लेफ्ट की तरफ ही आना है, फिर आगे यहाँ पे 2। अब हमारी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फिर से हमारा क्योंकि बड़ा ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 और ये क्या हो जाएगा 1। इस तरह से हमारा कुछ निकल के आ गया। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 एंड सिंपल है। ये चीज हम यहाँ तक फाइंड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी होगी तब क्या होगा, तो अगर फिब 1 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है तब क्या होगा, फिब 1 की वैल्यू मतलब इसमें नंबर का संख्या कितनी है 1, हमें पता है कि अगर 1 से बड़ा नंबर होता है तो ये वाले में अप्लाई होगा, अगर 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर नंबर होता है n की वैल्यू होती है तो क्या हो जाएगा सिंपल वही नंबर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 के बराबर ही है, तो इसका मतलब क्या है n की वैल्यू कितनी है 1, तो n ही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। सेकंड में हमारा क्या है 0। अब हमें पता है कि अगर n की वैल्यू 1 से छोटी हो या फिर 1 के बराबर हो, तो 0 क्या है हमारा 1 से छोटा नंबर है, तो क्या हो जाएगा एच टी साइन ही रहेगा, तो n का मतलब क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 ही इसका वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है। अब जब इन दोनों का सम क्या होता है ऊपर वाला, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी इन दोनों का सम 1 प्लस 0 कितना मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1, सिंपल है। अब अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो इन दोनों का सम, अब हमें पता है कि अगर यहाँ पे एक जो यहाँ पे नंबर है वो क्या है 1 के बराबर है, तो इसका मतलब n सेम वैल्यू रहेगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। अब दोनों का सम जो होगा इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे आ गया 2, सिंपल, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये 2 हो गया, तो एक तरह से देखेंगे पहले हम इस तरह से नीचे आए थे, अब क्या कर रहे हैं कि 1 से ऊपर सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, है ना, तो यही है रिकर्जन, यही है रिकर्जन, यही रिकर्जन का कॉन्सेप्ट है कि एक बार पूरी कैलकुलेशन करते हुए आएगा, फिर लौटते हुए वैल्यू को फाइंड करते हुए आएगा और हमारा रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पे हो गया 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सम इसकी वैल्यू होगी, तो पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर अगर 2 है हमारा तो क्या होगा, मतलब 2 है मतलब 1 से बड़ा है हमारा नंबर, तो 1 से बड़ा है तो मतलब यही फार्मूला अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 मतलब 0, यहाँ पे 1 और 0 आ गया, तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया 1 एंड 0, सिंपल है। अब हमने 1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली थी, कितनी हो गई 1, और 0 की वैल्यू कितनी हो गई थी 0। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 हो गया। अब इन दोनों का सम क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी, तो इन दोनों का सम क्या होगा 1 ही होगा, यहाँ पे 1 हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 2 की। अब हमें पता है कि इसका दोनों का सम इसकी वैल्यू होगी, तो 2 कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। तो हमारे लेफ्ट वाला पार्ट पूरा कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या करना है, राइट वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो अब चलेंगे राइट वाले पार्ट में, तो फिर की वैल्यू कितनी है हमारी 3। अब 3 है हमारा, तो x क्या है नंबर बड़ा है, जिसका मतलब इसी वाले ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे 3 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2, ये 3 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 2 प्लस 3 माइनस 2 1, यहाँ आ गया 2 और 1, तो इस मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, सिंपल है। अब 2 की हमें फिर से ऑपरेशन फॉर्म करना है, 2 मतलब लेफ्ट साइड हमें करना है, तो पहले हो गया 2 माइनस, अगर 2 हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो 2 भी हमारा 1 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 मतलब 0, 1 एंड 0, ये भी दो पार्ट में हमारा डिवाइड हुआ 1 एंड 0, सिंपल है। अब इन दोनों की वैल्यू हमें रखनी होगी यहाँ पे, तो हमने यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल के रखी थी, कितनी है 1, यहाँ पे सिंपल रख देंगे 1, और 0 की वैल्यू निकाल के रखा था 0, ये हो गया 0। अब इन दोनों का सम होता है इसकी वैल्यू, दोनों का सम आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारी 1 की वैल्यू 1 ही है, तो इसका मतलब भी 1 ही आ जाएगा। अब इन दोनों का सम क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी, तो ये दोनों का सम हो जाएगा 2, सिंपल है। अब इसकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी थी फिर 5 की, तो क्या होगा इन दोनों का सम, तो 3 2 5, ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया, यही हमारा क्या है आंसर है। तब अगर हम इसे एरे पे देखें तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5। अब इसे हम एरे में पिछले में चेक करेंगे, तो इसकी वैल्यू देखिए ये हमारी 5 है, तो हमारा ये एलिमेंट फाइंड होके आ गया। इस तरह से कुछ रिकर्जन की हेल्प से कैलकुलेशन होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ लिया, बस आपको रिवाइज करना है, इसे इस फार्मूले को याद रखना है, और ये चीज आपको ये वाला रिकर्जिव फंक्शन ध्यान में रखना है, और इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे जब भी कैलकुलेट करोगे अपने रफ कॉपी।
ठीक है, प्रोग्राम इस तरह से तो नहीं बनेगा क्योंकि ये ट्री के फॉर्म में पूरा पूरा कन्वर्ट हो चुका है। तो जब भी इसका कैलकुलेशन करोगे तो आप इसी फॉर्म में कैलकुलेट करोगे फाइवनिक सीरीज। ओके, अब अगर इसे स्टैक इंप्लीमेंटेशन, अगर इसकी बात करें कि किस तरह से इसका स्टैक के अंतर्गत इंप्लीमेंटेशन होगा, तो ये हमारे यहाँ पे स्टैक बना हुआ है और ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है प्रोग्राम का। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर n की वैल्यू 1 से छोटी होती है या फिर 1 के बराबर होती है तो n ही रिटर्न हो जाए। अगर ये n की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर नहीं होती है तो आ जाएगा अपने एल्स वाले पार्ट में, और क्या रिटर्न हो जाए, ये वैल्यू हमारी रिटर्न हो जाए, जो कि यहाँ पे ही हम इसे ही कैलकुलेट कर रहे थे। वही चीज यहाँ पर रखा हुआ है और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारा प्रोग्राम बनेगा सी लैंग्वेज के अंदर या फिर किसी अदर लैंग्वेज का यूज कर। ठीक है, अब इसी चीज को हमें क्या करना है, स्टैक में इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है, स्टैक में इंप्लीमेंट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इससे पहले फैक्टोरियल में तो किस तरह से इंप्लीमेंट होता है। सबसे पहले क्या होगा, जो भी हमारा मान लो 5 को हमें इंप्लीमेंट करना था, 5 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो सबसे पहले हमारा कौन सा कॉल होगा 5, फिर बाद में कौन सा कॉल हुआ 4, फिर कौन सा कॉल हुआ 3, फिर कौन सा कॉल हुआ 2 1 0। तो अभी क्या है, ये पुश होता हुआ चला गया। क्या है, पुश होते हुए चले गए। अब जो कैलकुलेशन होगा वो लौटते टाइम कैलकुलेशन होगा। अब ये क्या है, एक्टिव स्टेट में था पूरा पूरा, जब कॉल होता गया कॉल होता गया कॉल होता गया जब तक फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंची। अब जो कैलकुलेशन होगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू फाइंड होगी, वो वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी, फिर इनका कुछ कैलकुलेशन होगा, फिर यहाँ पे रखी जाएगी वैल्यू, फिर इनका कुछ कैलकुलेशन होगा, फिर यहाँ पे रखी जाएगी। और ये क्या करेंगे, एक एक करके पॉप होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, एक एक करके ये पॉप होते जाएंगे और वैल्यू यहाँ पे रखते जाएंगे। ये पॉप हो गया और लास्ट हमारी फाइनली इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, वही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से स्टैक के अंतर्गत इंप्लीमेंटेशन होता है। आपसे एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई ना कोई नंबर दे दिया जाएगा, फिर बोल दिया जाएगा कि स्टैक के अंतर्गत किस तरह से इसका इंप्लीमेंटेशन होता है, तो आपको कुछ ऐसे ही फिगर के माध्यम से उन्हें समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है टावर ऑफ हैनोई। क्या है, टावर ऑफ हैनोई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको और बहुत ही ध्यान से इसे समझना है। तो आई होप आपको पिछले सारे टॉपिक बहुत ही आसानी समझ में आ गए होंगे। अब बस उसी ध्यान के साथ हमें इस टॉपिक को भी समझना है। बहुत ही आसान है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इसे बहुत ही अच्छे समझाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो टावर ऑफ हैनोई है, तो यहाँ पे आपको कुछ, आप लोगों ने गेम खेला होगा बचपन में, मेले गए होंगे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे बटन मोबाइल के शेप में रहता था, बटन होते थे कुछ, उसमें से जो शेप रहते थे राउंड शेप में, कुछ इधर से कन्वर्ट होकर इस वाले उसमें लाइन पे आते थे। जैसे मान लो ऐसे समझाऊं मैं, ये कुछ ऐसे लाइनिंग बने रहते थे, यहाँ पे कुछ राउंड राउंड बेसेस कुछ ऐसे रहते थे, यहाँ पे कुछ बटन रहता था इन दोनों के लिए। यहाँ पे जैसे इसे प्रेस करते थे तो एक यहाँ से उछल जाते थे ये, और हमें क्या करना था, उन्हें उठा के यहाँ पे सेट करना रहता था। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे हमारा टावर ऑफ हैनोई है। इसमें भी क्या रहता है, कुछ हमारे प्लेट्स दिए रहते हैं, हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके इन सारे प्लेट्स को लास्ट वाले पोल में इंसर्ट करना होता है, वो भी क्रम से। ऐसा नहीं है कि किसी से पहले छोटा नंबर वाला प्लेट आ जाएगा फिर बड़ा वाला आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ इसी फॉर्म में ही हमें लास्ट में शिफ्ट करना होता है। किस तरह से शिफ्ट होंगे, बस एल्गोरिथम को हमें फॉलो करना है और एक एक करके हमें पूरा शिफ्ट करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है जो हमने बचपन में खेला था वाला गेम। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब किस तरह से सॉल्व होगा मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, बस आपको ध्यान से समझना है। क्या करना है, बस ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे अगर टावर ऑफ हैनोई की बात करें रियल में है क्या, ये यहाँ समझ सकते हैं आप। टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम में हमें कुछ डिस्क को एक पोल से दूसरे पोल में शिफ्ट करना होता है। क्या करना होता है, कुछ डिस्क हमें दिए रहते हैं, उन्हें हमें एक पोल से दूसरे पोल में शिफ्ट करना होता है। तो ये हमारे कुछ पोल बने हुए हैं, 3 पोल यहाँ पे बने हुए हैं, इसमें से 3 डिस्क यहाँ पे रखे हुए हैं। पहले वाले पोल पे हमारे क्या 3 डिस्क रखे गए हैं, एक ये है हमारा, दूसरा ये और तीसरा क्या है ये। अब इन्हें क्या करना है, हमें शिफ्ट करना है यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब हमें लास्ट में पहुंचाना है कि इसका यूज करके। तो ये किस तरह से यूज करेंगे हम तुरंत समझने वाले हैं। ये आप लोगों ने देख लिया टावर ऑफ हैनोई में क्या होता है, कुछ क्या होते हैं डिस्क होते हैं जो कि एक पोल से दूसरे पोल में हमें उन्हें शिफ्ट करना होता है। और क्या होता है इसमें, मतलब कि एक पोल में हमें कुछ अलग अलग साइज की डिस्क दे रहती हैं, और इसके अलावा हमें 2 पोल अथवा पेग्स भी दिए रहते हैं। पोल को हम पेग्स भी बोल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर पहले पोल से डिस्क को दूसरे दिए गए पेग्स में शिफ्ट करना होता है। मतलब पहले जो यहाँ पे हैं इन्हें उठा के क्या करना होता है, दूसरे में शिफ्ट करना होता है। फिर क्या करना होता है, पर इसके लिए कुछ कंडीशन दी जाती है जिन्हें फॉलो करते ही हम ये काम करेंगे। ऐसा नहीं है हमारे पास कि पहले हम इसे शिफ्ट कर देंगे, बड़े वाले को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसके बाद ये वाला शिफ्ट कर दिया, फिर एक ही में सब शिफ्ट कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके पास तो इसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं, उन्हीं कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें ये शिफ्ट करना होगा, जो कि बहुत ही आसान है। बस समझने का बस तरीका सही होना चाहिए, है ना।
तो यहाँ पे क्या है, हम इसे शिफ्ट करने वाले हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि छोटा वाला डिस्क पहले यहाँ पे आ जाए, फिर उसके ऊपर बड़ा वाला डिस्क आ जाए, फिर उससे ये वाला डिस्क कैसे आ जाए। तो इस तरह से कभी नहीं होगा। किस तरह से होगा, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से इसमें क्या जो कंडीशन है हमारी, एक समय में केवल हम टॉप डिस्क को मूव करा सकते हैं। एक टाइम में हम केवल एक ही डिस्क को मूव करा सकते हैं। वो डिस्क कौन सी होगी, टॉप वाली डिस्क होगी। तो टॉप वाली डिस्क हमारी कौन सी है, ये वाली डिस्क है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक समय में केवल हम टॉप डिस्क को ही मूव करा सकते हैं। एक बड़ी डिस्क के ऊपर हम केवल एक छोटी डिस्क को ही प्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क हम प्लेस कर दें, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, हमेशा बड़ी डिस्क के ऊपर ही छोटी डिस्क को प्लेस करना होगा। तो ये इसके कुछ रूल्स है, कॉन्सेप्ट है, इन्हें आपको समझ के ही आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इन्हें सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक एल्गोरिथम देख लेते हैं। इसका आपसे एल्गोरिथम भी पूछा जाएगा, टावर ऑफ हैनोई का एल्गोरिथम क्या है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम में देखेंगे अगर तो यहाँ पे कुछ फंक्शन बनाए गए, फंक्शन के अंदर सारी चीजें रखी गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन रखा है, ए रखा है, बी रखा है और सी रखा है। इस एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स। तो इसमें कितने प्लेट्स हैं, 1 2 3, 3 प्लेट्स हैं। तो एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ए कौन सा है हमारा, ये ए नंबर वाला हमारा ये पोल है, और दूसरा क्या है बी, ये बी नंबर वाला पोल है, और क्या है सी। कैपिटल लेटर में कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, समझने में आसानी हो जाएगी। ये चीज है हमारे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्लेट। कितने प्लेट है हमारे, 3। तो ये एन की वैल्यू हो जाएगी, और ए बी सी हमारे क्या है, यही पोल सी है। यहाँ पे अगर वैल्यू देखें तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 3, और ए की वैल्यू, कैपिटल ए की जो वैल्यू है हमारी कितनी है 1। अब ये सेकंड नंबर का है, बी की वैल्यू हो गई 2, और सी की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो इस तरह से हमें इनकी वैल्यू डिफाइन हो गई। हमें क्या करना है, इस वाले एल्गोरिथम को फॉलो करके इसे सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया था कि क्या क्या करना है। एक बार में एक ही प्लेट्स को आगे मूव कराना है, जो कि टॉप से हमें कराना होगा, और हमेशा क्या होगा, बड़े वाले के ऊपर छोटा वाला ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कभी कि छोटे वाली प्लेट के ऊपर बड़ी वाली प्लेट प्लेस की जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमें क्या यहाँ पे बताया गया, अगर एन की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो, अगर एन की वैल्यू का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्लेट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो तब क्या होगा, इसके अंदर की जो कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट है इन्हें फॉलो करना होगा। तो हमें क्या होगा, अगर एन की वैल्यू हमारी क्या 2 है, तो 2 0 से बड़ी है, तो यहाँ पे 2 - 1 होगा, फिर कॉमा, फिर ए की वैल्यू रखी जाएगी, फिर सी की वैल्यू रखी जाएगी, फिर बी। मतलब ए टू बी हमें पहुंचना है सी की हेल्प से, ठीक है। ए टू बी हमें पहुंचना है, ए टू बी पहुंचना है सी की हेल्प से। इस तरह से कुछ हमें पहुंचना होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे हमें क्या पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है। तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, इनकी कुछ वैल्यू फाइंड करनी होगी कि पहले कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, फिर कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, फिर कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। इस तरह से हमें कुछ वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, फिर उसी की बिहेव पे हमें क्या करना होगा, इन्हें पूरा शिफ्ट कर देंगे बहुत ही आसानी से। वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम इसे सॉल्व करने वाले हैं एक ट्री के फॉर्म में स्ट्रक्चर बना के। क्या करके, एक ट्री के फॉर्म में स्ट्रक्चर बना के। तो बस आपको ध्यान पे समझना है, ध्यान से, कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ये वैल्यू आपको रखनी है अपने अकॉर्डिंग, फिर बाद में किस तरह से सॉल्व करना है ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक ट्री के फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पहले से बना नहीं रहेगा। मैंने टाइम सेव करने के लिए बस यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले से बना दिया है, बस यहाँ पे वैल्यू नहीं रखी है। मैंने क्या रखा है, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं रखा है, बस यहाँ पे क्या करना होगा, वैल्यू कैलकुलेट करके रखना होगा। तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ। ये चीज मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी, एन की वैल्यू कितनी थी 3 थी, ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू 2 थी, और सी की वैल्यू 3 थी। यही चीज हमने यहाँ पे रख दिया है। सबसे पहला वाला जो बॉक्स हमारा बना हुआ, तो इसमें सबकी वैल्यू हमने क्या रख दिया है, यहाँ से डिवाइड। ये क्या है, टावर ऑफ हैनोई, TOH का मतलब क्या है, टावर ऑफ हैनोई। यहाँ पे हमने क्या, हमारी एन की वैल्यू रखी जाएगी सबसे पहले, फिर ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। यहाँ हमने ऐसे वैल्यू रख दी है, एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, क्या एन की वैल्यू 0 से बड़ी है। हाँ, एन की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है। कैसे, एन की वैल्यू हमारी क्या है 3 है, तो इसका मतलब क्या है 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है तो इसके अंदर आ जाओ, इस बॉडी के अंदर। इस बॉडी के अंदर हमारे 3 स्टेटमेंट हैं, बस इसे हमें फॉलो करना होगा। यहाँ पे टावर ऑफ हैनोई पे क्या हो जाना है, अगर एन की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो स्टेटमेंट है TOH, टावर ऑफ हैनोई पे हमें क्या करना है, n-1 कर देना है। n-1 मतलब एन की वैल्यू कितनी हमारी 3, तो 3 - 1 कर देना। 3 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 2 आ जाएगी। 2 आ जाएगी वैल्यू ना। फिर बाद में हमें क्या करना है, ACB, क्या करना है, ACB। ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और बी की वैल्यू कितनी है। इस तरह से हम कुछ वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। प्रिंट में क्या हो रहा है, A to C, क्या प्रिंट हो रहा है, A to C। ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1, और सी की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A to C, यहाँ पे क्या हो जाएगा A to C, 1 2 3। सिंपल है, ये चीज हमारा प्रिंट हो गया। इसके बाद हमारे क्या है, टावर ऑफ हैनोई n-1 BAC, B to C। तो n-1 करेंगे तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई थी 3 - 1। 3 - 1 का मतलब क्या है 2।
और बी की वैल्यू हमारी कितनी है 2 और ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 3। सिंपल है, ये निकल के आ गया। अब ये हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या करना है फिर से अगेन, अब हमें इसे फिर से कैलकुलेट करना है। हम लेफ्ट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें फिर क्या करना होगा, फिर से इसे सॉल्व करना होगा। अब हमारी वैल्यू हो गई थी NaCb, NaCb की वैल्यू हमारे यहाँ पे पहुंच गई थी। अब हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है अगेन। तो हमारी क्या हुई, n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 2 हो गई, 2 हो गई। तब इसके बाद जब हमारा पूरा पूरा कैलकुलेट हो गया तो ये चीज अगेन फिर से क्या होगा, ऊपर से रिकर्जली फिर से ये पूरा सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे ऊपर पहुंचा था NaBc, फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई NaBc, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई NaBc। तब क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू NaBc, क्या हो जाएगा NaBc ABC, कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी जैसे ऊपर पहुंचा। फिर यहाँ पे हमारी वैल्यू चेक होगी, क्या n की वैल्यू 0 से बड़ी है, हाँ 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो 2 है, इसका मतलब 0 से बड़ी है। तो उसके अंतर्गत ये फिर से हमारे तीनों कंडीशन, तीनों स्टेटमेंट हमारे सॉल्व होने वाले, प्रिंट होने वाले। तो इसका मतलब है, तो हमें क्या हो जाएगा n-1, तो 2-1 जैसे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर क्या है ACB, ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1 और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हमारा ACB निकल के आ गया और पहले n-1 हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें प्रिंट कराना था A to C, A to C यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो AC की वैल्यू हमारी कितनी है, A की वैल्यू है 1 और C की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा 1 2, C की वैल्यू कितनी है 2। सिंपल है। इसके बाद हमारे क्या है, टॉर ऑफ हेनोई n-1 B, A, C। टॉर ऑफ हेनोई हमारे n-1 होगा तो n-1 कितना हो जाएगा 2-1 होगा तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, यहाँ पे 2-1 1 हो गया। फिर बाद में क्या है BAC, B की वैल्यू कितनी है 3 है और A की वैल्यू कितनी है 1 है और C की वैल्यू कितनी है 2। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट वालों को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट वाले को सॉल्व करने के लिए फिर सभी जितना सॉल्व हो गया फिर से ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही थी फिर से कन्वर्ट हो जाएगी NaBC में। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी NaB एंड अगेन C, इसकी वैल्यू कितनी होगी NaBC। अब ये नाम इनका हो गया फिर से। अब हमें क्या करना है, फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या n की वैल्यू 0 से बड़ी है, हाँ 0 से फिर से बड़ी है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब 0 से बड़ी है। अगर 0 से बड़ी होती है तो फिर से यहाँ पे इन तीनों स्टेटमेंट हमारे चलने वाले हैं। फिर यहाँ पे चलेंगे n-1, अब n-1 n की वैल्यू कितनी है 1, 1-1 करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर 0 पहले ही आ गया तो इसका काम खत्म, आगे हमें कैलकुलेट ही नहीं करना है। जैसे 0 आ जाता है कैलकुलेट ही नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना है प्रिंट करना है। तो प्रिंट यहाँ पे क्या हो रहा है A to C, अब A to C की वैल्यू हमारी कितनी है 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3। सिंपल है, बहुत ही आसान है। फिर यहाँ पे फिर से हमने इसे प्रिंट कराया, टावर ऑफ हेनोई n-1, तो n-1 यहाँ पे जो स्टेटमेंट हो रहा था n-1 मतलब 1-1, इसका भी 0 आ गया, 0 हो गया तो आगे कैलकुलेट ही नहीं करना है। सिंपल है, ये भी सॉल्व हो गया। अब बचा यहाँ पे ये 1 3 1 2, इसे कैलकुलेट करना है। तो फिर से ऊपर पहुंचे, फिर यहाँ पे हमारे पहले चेक करेंगे NaBC पहले हमें इसे बना लेना है NaBC, इसे हमने बना लिया बहुत ही आसानी से। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें चेक करना है क्या n की वैल्यू 0 से बड़ी है, हाँ n की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 1 आ रहा है, मतलब 0 से बड़ी है तो इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर आएगा तो मतलब n-1, n की वैल्यू हमारी कितनी 1, तो n-1 जैसे ही होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। जैसे 0 आ जाता है तो आगे हमें काम ही नहीं करना है। सिंपल है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट कराना है। फिर स्टेटमेंट के बाद क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। प्रिंट में क्या हो रहा है A to C की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 3, A की वैल्यू कितनी है 3, C की वैल्यू कितनी है 2। ये हमारे कैलकुलेशन यहाँ पे निकल के आ गई कि 3 to C हमारा प्रिंट हो गया। फिर बाद में क्या हो गया, टावर ऑफ हेनोई n-1 BAC, n-1 n की वैल्यू कितनी है 1 और n-1 करेंगे कितना आ जाएगा 0। अगर 0 ही आ गया तो फिर आगे काम ही नहीं करना है, बहुत ही आसान। फिर यहाँ पे आ जाएंगे सेकंड वाले पार्ट में, हमारा लेफ्ट वाला पूरा पूरा सॉल्व हो चुका है। सेकंड वाले पार्ट में हम लोग आ जाएंगे। सेकंड वाले पार्ट में हमारा क्या है, फिर 2 2 1 3। इससे क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ ऊपर जाएंगे, इसका नाम अपना डिफाइन हो जाएगा। तो पहले क्या है n है, फिर बाद में A है, फिर क्या है B है और फिर क्या है C है। सिंपल है। तो ये सी ABC हो गया। तो हमारा क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आ जाना है, क्या n की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्या n की वैल्यू 0 से बड़ी है, हाँ बिल्कुल बड़ी है। तो इसका मतलब क्या है 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू है, इसका मतलब इस यहाँ पे आ जाएंगे अगेन। और n-1 मतलब 2-1 होगा तो कितना आ जाएगा 2-1 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर क्या है ACB, A की वैल्यू कितनी है 2, C की वैल्यू कितनी है 3, B की वैल्यू कितनी है 1। सिंपल है, ये चीज हमारा कैलकुलेट हो गया। फिर हमें क्या करना है, इसे टावर ऑफ हेनोई इसके बाद प्रिंट करना है, मतलब A to C, A की वैल्यू कितनी है 2 और C की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 2 3 हो गया। फिर हमें क्या करना है, टावर ऑफ हेनोई वाला चीज स्टेटमेंट हमें चाल लगाना है, सॉल्व करना है। तो इसका मतलब n-1 2-1 1, BAC, B की वैल्यू क्या है 1 और A की वैल्यू क्या है 2 और C की वैल्यू कितनी हो गई 3। सिंपल, ये भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले को इसे सॉल्व करने। अब नेक्स्ट वाले को सॉल्व करना होगा तो इतना हमारा सॉल्व हो गया, फिर से अगेन ऊपर जाएगा, अगेन ऊपर गया तो फिर से हमारा नाम इसका चेंज हो जाएगा,
यहाँ पे क्या हो गया, एन ए बी सी, सिंपल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है इफ वाले कंडीशन में क्या एन की वैल्यू 0 से बड़ी है। हाँ, एन की वैल्यू अगेन हमारी 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी होती है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 करेंगे, 1 माइनस 1 मतलब 0, 0 आ गया तो आगे सॉल्व भी नहीं करना है। फिर अगेन यहाँ पे प्रिंट करना होगा ए टू सी, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 1, 1 हो गया हमारा, ये चीज हमारा प्रिंट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या है, -1 एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब एन की वैल्यू कितनी 1, 1 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 0, 0 हो गया तो काम खत्म यहाँ से, ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे फिर से हम अगेन जाएंगे ऊपर और यहाँ पे इसे नंबरिंग कर देंगे एन ए बी सी, एन ए बी सी, सिंपल, बहुत ही आसान। यहाँ पे क्या कर दिया, एन ए बी सी हो गया। अब हमें चेक करना है कि एन की वैल्यू 0 से बड़ी है, हाँ 0 से बड़ी है। इसके लिए भी हमें सबके लिए मतलब एक तरह से सब देखें तो सबके लिए भी हमें चेक ही करना है। तो एन की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होगी, तो एन की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब फिर से यहाँ पे आ गया। और एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू कितनी 1, 1 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 0, खत्म। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा, प्रिंट क्या है ए टू सी, ए टू सी 1 मतलब 1 2 3, यही हमारी रियल वैल्यू है जो यहाँ पे बीच में आ रही है, जो प्रिंट हो रही है। फिर क्या है एन माइनस 1 बी एस सी, तो एन माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, यहाँ होगा 0, काम खत्म। तो अगर यहाँ पे देखें एक तरह से कितने कॉल हो रहे हैं हमारे पास, अगर दिने दिने यहाँ पे तो पहले नंबर पे ये हो रहा है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये हो गया हमारा, पांचवें पे ये हो गया, और छठे पे ये, सातवां ये, आठवां ये, और 9 10 11 12 और ये 13 हो गया, 14 हो गया, 15। तो एक तरह से देखें तो हमारे पास कितने कॉल हुए टोटल इस प्रोग्राम में, कितने हुए 15 कॉल हुए। कितने कॉल हुए 15 कॉल हुए। 15 कॉल करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया। अब ये रिजल्ट हमारे कौन से हैं, ये निकले हमारे रिजल्ट कौन से निकले हैं, ये हमारे रिजल्ट निकले हैं यहाँ से। ये पहला क्या हुआ 1 2 3, मतलब पहले डिस्क, पहला जो 1 नंबर वाला हमारा डिस्क है जो पोल बना हुआ है उसमें उसमें से जो ऊपर वाला टॉप वाला प्लेट है उसे कहाँ पहुंचाना, तो थर्ड वाले पोल पे हमें पहुंचाना। फिर बाद हमें क्या करना है, दूसरे वाले पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। फिर क्या करना है, फिर ये आ रहा है रिजल्ट। फिर क्या करना है, ये आ रहा है। फिर ये कुछ इस तरह से हमारे जो ये रिजल्ट निकल के आए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, अपने डिस्क को पहुंचाना होगा लास्ट वाले पे, बस हमारा पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरे वैल्यू कैलकुलेट की। किस तरह से, तो पहले आपको कुछ अपना डिस्क दिया रहेगा तो उससे आपको कुछ इस फॉर्म में रख लेना है, फिर बाद में इस एल्गोरिथम की हेल्प से उसे सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे पहले बता दिया था, बना लिया था, ये ड्रा कर लिया था सब कुछ, इससे आसान हो जाए, सब कुछ मुझे ड्रॉ ना करना पड़े। आप लोग क्या करना है, क्रम से बनाते रहना है। कैसे, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड थे, 3 स्टेटमेंट थे, इसलिए हमें 3 इसके पार्ट बनाने होंगे। कैसे, पहला वाला पार्ट हमारा ये हो गया जिसमें से टावर ऑफ हेनो में ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हुई। फिर बाद में क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, तो प्रिंट हमारा पार्ट ये वाला हो गया। फिर बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे n-1 फिर से अगेन हो रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा ये हो गया। एक अगर देखें इस चीज के 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में, 3 पार्ट में हमें डिवाइड कर देना है। अब हर एक जितना भी है हमारा, हर बार जितनी बार कॉल होगा वो हर बार 3 पार्ट में डिवाइड होगा। बस यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा पूरा सॉल्व हो गया और हमें क्या करें, ये वैल्यू कैलकुलेट होकर मिल गई, ये वैल्यू कैलकुलेट होकर मिल गई। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से ये सॉल्व होगा यहाँ पे, इस तरह से। मतलब क्या है, ये क्यों बना है, तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूंगा, ये समझ लेना बस इसे, यहाँ से कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा, मतलब पहले ये, फिर बाद में ये, फिर बाद में ये, फिर बाद में ये होगा, फिर बाद में फिर से इस तरह चलेगा ये। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सॉल्व होने वाला है, इसे बना लेना बस। ये जो हमें क्रम से बताना है कि किस तरह से क्रम में ऑर्डर में रखे जाएंगे, किस तरह से हमारे डिस्क पहुंचेंगे, अभी हम इन्हीं की हेल्प से पूरा पूरा समझने वाले हैं। यहाँ पे वैल्यू हमें निकल के आई थी 1 2 3, यहाँ पे 1 2 2 और 1 2 3, फिर 3 2 2, फिर 2 2 1, फिर क्या है यहाँ पे वैल्यू निकल गई 2 2 3, फिर बाद में 1 2 3, इस तरह से कुछ वैल्यू निकली है। इसी की हेल्प से हम पूरा पूरा डिस्क सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। इससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, अगर इसे फाइंड करना हो आपको कि कितने टोटल मूवमेंट हुए, टोटल मूवमेंट कितने हुए ये फाइंड करना हो आपको, बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और कितने कॉलिंग हुए ये भी बहुत अच्छे फाइंड कर सकते हैं, बस इस फॉर्मूले की हेल्प से। फॉर्मूला कौन सा है हमारा, फंक्शन कॉल और यहाँ पे टोटल मूवमेंट। अगर हमें इन्हें फाइंड करना हो तो इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला है। तो फंक्शन कॉलिंग के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है वो होता है 2 की पावर n+1 -1। क्या होता है 2 की पावर n+1 -1, और यहाँ पे क्या होता है 2 की पावर n-1। तो ये हमारा टोटल मूवमेंट का ये फॉर्मूला हो गया 2 की पावर n-1। और यहाँ पे जो फंक्शन कॉलिंग का जो फॉर्मूला है हमारा 2 की पावर n+1 -1। अगर हमें n की बात करें तो n क्या है हमारा, नंबर ऑफ डिस्क, कितने डिस्क थे हमारे, यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग कितने डिस्क थे हमारे, कितने डिस्क थे, यहाँ पे 3 डिस्क थे, तो यहाँ पे n की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 + 1 -1, 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 2 की पावर हो गया 4 -1।
पहले यहाँ पे क्या हो गया 2⁻³ - 1, यहाँ पे 2⁻4 करेंगे अगर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 - 1 कितना आ जाएगा हमारा रिजल्ट 15। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर देखें तो फंक्शन कॉलिंग कितने हुए हमारे 15 हो गए, और टोटल मूवमेंट की बात करें तो कितने मूवमेंट होंगे, तो हमारे 2⁻3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 - 1 आ जाएगा। यहाँ पे टोटल मूवमेंट की अगर बात करें कितने मूवमेंट होने वाले हैं तो वो होंगे 7, और टोटल मूवमेंट का मतलब क्या है, कितनी बार मूव होकर हमारी प्लेट्स पहुंचेंगी आगे अपने आने वाले पोल में। और यहाँ पे अगर देखें तो कितने फंक्शन हमारे कॉलिंग हो रहे हैं, कितनी बार कॉलिंग हो रहा है 15 बार। यहाँ से अगर हम गिने तो कितने टोटल कॉल हो रहे हैं हमारे 15 बार हमारा कॉल हो रहा है फंक्शन। तो इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अपने इस फॉर्मूले के हेल्प से। ठीक है, ये चीज, तो ये हमारी वैल्यू टोटल कॉलिंग हमारे निकल के आ गई 15, और जो कितने मूवमेंट है 7 मूवमेंट है। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हमारे 7 मूवमेंट निकले हैं कुछ इस तरह से, जो ये 1 to 2 है, और 1 to 3 है, और 3 to 2 है, फिर ये है, ये कुछ अपने नंबरिंग के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया ऐसे और कुछ रखे होंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, ये चीज यहाँ पे मैंने पहले से ही रख दिया है। ये चीज, ये हमारे जो टोटल निकल के आए हैं, सबसे पहले क्या है 1 to 3, फिर 1 to 2, फिर 3 to 1 to 3 हो गया हमारा, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 3, फिर क्या है 1 to 2, 1 to 2 है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 to 3 हो गया, फिर 1 to 2 हो गया, फिर बाद में क्या है 3 to 2, 3 to 2, यहाँ पे देखिए 3 to 2, फिर बाद में क्या है 1 to 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्या पूरे पूरे 7 हमारे कैलकुलेट हो गए। अगर यहाँ पे नंबर की बात करें तो यहाँ पे केवल 6 ही थे। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे टोटल कॉल हमारा कितना निकल के आया था, टोटल मूवमेंट हमारे 7 निकल के आए थे। यहाँ पे कुछ इतने ही नंबर लिखे हुए थे। यहाँ पे जो पहला नंबर है हमारा 1 to 3, 1 to 3, फिर 1 to 2, फिर 3 to 2, तो हमारा इतना सॉल्व हो गया 3 to 2 तक। यहाँ पे 3 to 2 तक, इसके बाद क्या करना है, इसे सॉल्व करना था। ये चीज हमारा 1 to 3 लिखना था, 1 to 3 हमने यहाँ तक लिख दिया 1 to 3। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद 2 ही थे, तो यहाँ पे बस एक मिस्टेक हो रही थी। यहाँ पे कितना था 1 to 3 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे भी कुछ इस तरह से सॉल्व करना था, इस तरह से। ये तो हमारे पहले 2 to 1 होगा, फिर बाद में 2 to 3 हो जाएगा, फिर 1 to 3, मतलब 2 to 1 एंड कितना आ जाएगा 2 to 3 एंड कितना आ जाएगा 1 to, ये तीनों नंबर हमें रखने थे यहाँ पे। तो 2 to 1 आ जाएगा, फिर 2 to 3 और 1 to 3। ये चीज मैंने यहाँ पे रख दिया। तो इसके बाद तुरंत आ जाएगा हमारा 2 to 1। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 7 मूवमेंट हो जाएंगे। अब 7 मूवमेंट हो गए, तब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब क्या करना है, हमें इन्हीं की हेल्प से, इस पूरे की हेल्प से हमें क्या करना है, पूरे पूरे जो यहाँ पे डिस्क है इन्हें मूव कराना है और लास्ट तक पहुंचाना है। तो किस तरह से मैं पहुंचाने वाला हूँ बस आपको ध्यान पे देखना है, ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे 1 to 3, पहले क्या रहा 1 to 3, मतलब पहले वाले से हमें ऊपर डिस्क को क्या पहुंचा देना है, 3 पे पहुंचा देना है। हमें पता है कि हमेशा क्या होगा, बड़े वाला डिस्क का कभी मूव नहीं होगा, ये मूव होगा भी तो सबसे हमेशा टॉप से होगा। तो टॉप में कौन सा हमारा छोटा वाला है, यही मूव होगा 3 पे पहुंचेगा, 1 to 3। ये मूव हुआ और कहाँ पे पहुंच गया 3 पे पहुंच गया। तो 3 पे पहुंच गया तो ये ऐसे कुछ पहुंचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे कितने बचे 2 ही फिर बचे, तो हमारे ये बच गए यहाँ पे। ठीक है, इतने हो गए। फिर बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है 1 to 2, 1 to 2 हो जाए, मतलब अब 1 से क्या करना है, अब इस वाले को हमें 2 पे पहुंचा देना है। ये चीज हमने क्या किया 2 पे पहुंचा दिया, और यहाँ से इसे क्या कर देते हैं हटा देते हैं। ये हमारा क्या है 2 पे पहुंच गया आराम से। ठीक है, तो ये हमारा 2 पे पहुंच गया। अब हमें क्या करना है 3 to 2, 3 to 2 मतलब क्या है, जो यहाँ पे 3 नंबर पे था उसे क्या करना है 2 पे पहुंचाना है। इसे उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, इसे क्या कर देंगे 2 पे पहुंचा देंगे। क्या कर देंगे 2 पे पहुंचा देंगे, सिंपल है। फिर इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद करना है 1 to 3, 1 to 3 मतलब कि जो 1 वाले पे डिस्क है हमारा, इसे क्या कर देना उठा के पहुंचा देना है 3 पे। 3 पे जैसे ही पहुंचाएंगे तो इसे यहाँ से हटाएंगे, और इसे उठा के क्या कर देंगे हम 3 पे पहुंचा देंगे। कहाँ पहुंचा देंगे 3 पे पहुंचा देंगे। अब इसे 3 पे पहुंचा दिया, इसके बाद हमें क्या करना है 2 to 1, क्या करना है 2 to 1। तो 2 to 1 मतलब कि क्या है, इसका टॉप वाला क्या है वो यहाँ से हटेगा और कहाँ पे आ जाएगा 1 पे आ जाएगा। यहाँ से हटा और ये कहाँ पे आ गया 1 पे आ गया, बहुत ही आसानी से आ गया। ये भी हमारा कैलकुलेट हो गया। फिर यहाँ पे क्या 2 to 3, 2 to 3 मतलब दूसरा वाला जो है कहाँ पहुंच जाएगा 3 नंबर पे पहुंचेगा। तो ये वाला यहाँ से हटेगा, ये वाला यहाँ से हटेगा और कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा जो बड़ा वाला था सेकंड वाला, वो यहाँ पे पहुंच गया 2 to 3। ये भी हमारा कैलकुलेट हो गया। फिर लास्ट में क्या है 1 to 3, तो जब 1 वाला था ये भी अब पहुंच जाएगा कहाँ पे 3 पे। यहाँ से ये इसे हटा देंगे और कहाँ पहुंचा देंगे 3 पे। इस तरह से हम देखेंगे बहुत ही आसानी से हमने जितना हमारे पहले वाले इसमें मूवमेंट हो रहा था, उस मूवमेंट के हेल्प से हमने जितनी प्लेट्स थी हमारी पहुंचा दी अपने थर्ड वाले पोल पे बहुत ही आसानी से। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया इसका टोटल मूवमेंट कितने हैं,
टोटल मूवमेंट हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, पहले क्या था 1 2 3, फिर 1 2 2, फिर 3 2 2, फिर बाद में ये हुआ 1 2 3, फिर बाद में क्या हुआ 2 2 1, फिर बाद में आ गया 2 2 3 और 1 2 3। इस तरह से हमारे नंबर यहाँ पे टोटल प्रिंट हुए। हमने इनकी हेल्प से इनकी हेल्प ली और फिर क्या कर दी, यहाँ पे टोटल हमें फाइंड किया कितने कितने फंक्शन कॉल होने वाले, 15 थे हमारे फंक्शन कॉल और टोटल मूवमेंट कितने थे 7। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी तो हमने क्या कर दिया, जो मिस्टेक थी उसे सॉल्व की और इसे यहाँ पर वो नंबर भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे वो नंबर लिख दिया, प्लस इसके हेल्प से हमने पूरे पूरे प्लेट्स को बहुत ही आसानी से लास्ट वाले पोल पे पहुंचा लिया। तो इस तरह से हमारा टावर ऑफ हैनोई की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। तो हमने कई सारे टॉपिक इस वीडियो में देखे हमने लास्ट में, कि हमने फैक्टोरियल भी देखा और फैक्टरिंग सीरीज किस तरह सॉल्व करते हैं ये भी देखा और टावर ऑफ हैनोई भी देखा। अभी किसके हेल्प से सारे सारे सॉल्व हो रहे थे, ये सब रिकर्जन की हेल्प से ही सॉल्व हो रहे थे। तो आई होप आपको रिकर्जन तीनों एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा कि रिकर्जन का कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है। हमें पता इतना तो पता चल गया कि रिकर्जन कैसे होता है, पहले ऊपर से कैलकुलेट होते चला आता है, फिर बाद में नीचे से जब लौटता हुआ तो वैल्यू में फाइंड करते हुए एक दूसरे में रखते हुए ऊपर जाता है, लास्ट में फाइनली वैल्यू निकल के आती है। सिंपल है ना। तो कुछ इस तरह से रिकर्जन कॉल होता है। अब हमें पता है कि रिकर्जन क्या होता है, जब कोई फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करे वही रिकर्जन कहलाता है। तो सिंपल हमने समझ लिया रिकर्जन क्या है। आई होप आपको रिकर्जन बहुत तेज समझ में आ गया होगा। मैंने अपने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है रिकर्जन आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दें और अपने और भी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिली होगी इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी की, उसे भी एक्सेस कर सकते हैं, वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं। IW। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो।